आप सभी का RK एंड RJ क्लासेस में स्वागत है। आप जैसा कि पिछले दिनों एक शॉर्ट वीडियो आपको सामने उपस्थित किए थे कि ऑनलाइन क्लास सभी विषयों की चलेगी, जिसमें लाइव क्लास में कुछ समस्या आने की वजह से नहीं चल पाई, तो कुछ रिकॉर्डेड वीडियो आज आपके सामने प्रस्तुत होगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे। बात करेंगे SSC GD की, और पिछले दिनों में जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई है उसका आंसर शीट ऑफिशियल वेबसाइट पे 23 तारीख के एग्ज़ाम की डाल दी गई है बोर्ड पर। उम्मीद है कि आप सभी मिला लेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन में त्रुटियां होती हैं तो आप आपत्ति डाल सकते हैं। नोटिफिकेशन चैनल पे डाला गया है, आप देख लें, पढ़ लें। अगर किसी प्रकार कोई समस्या होती है, कोई प्रश्न में आपत्ति होती है, तो आप चैनल में रिप्लाई कर सकते हैं, भेज सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सुविधा मिलेगी। एक बच्चे का प्रश्न था कि सुबह में एक प्रश्न था जिससे मूक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ये सवाल था। मूक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। उसमें पहला ऑप्शन था गूंगा, शांत, कम बोलने वाला और विवश। तो बोर्ड ने शांत को माना हुआ है, जबकि होना चाहिए विवश। अन्य पुस्तकों के माध्यम से देखेंगे तो अलग अलग उत्तर मिल रहे हैं, तो आप उससे निश्चिंत रहिए। विवश को बोर्ड को मानना ही पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल था अव्यय की संख्या कितनी होती है, तो अव्यय की संख्या 4 ही होती है, उसमें निश्चिंत रहिए। अगर कोई 5 या 6 माना हुआ है तो वह गलत होगा। ठीक, निपात भी एक प्रकार का अव्यय है, लेकिन वह अव्यय में नहीं गिना जाता है। साफ साफ वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक में लिखी गई है, अर्थात अव्यय की संख्या 4 ही होगी। तो अगर किसी प्रकार के और कोई क्वेश्चन में आपको त्रुटि नज़र आती है तो आप टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन बॉक्स में आकर उस क्वेश्चन को पुटअप करके अपनी बात रख सकते हैं। अगर उसमें कोई समस्या होगी तो आपको दिशा निर्देश दिया जाएगा। अब बात करते हैं आज की क्लास की कि SSC GD का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। SSC GD में सिलेबस की नज़र देख लिया जाए तो मुख्य रूप से 4 विषय उसमें होती है: हिंदी, GS GK, करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ। ये 4 विषय आपके उसमें होते हैं उसमें। जबकि अगर किसी का बाय द वे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में एग्ज़ाम छूट गया हो, या तो अगर उसमें किसी प्रकार की असुविधा लग रही हो, तो आप बिल्कुल निराश ना हो। आने वाले अगले समय में 40,000 वैकेंसी सरकार द्वारा देने की बात कही जा रही है। उम्मीद है कि आप उसमें बेहतर करेंगे। SSC GD में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको हम आज के टॉपिक में हिंदी विषय पे चर्चा करेंगे कि हिंदी विषय से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं और क्या सिलेबस है। सिलेबस फ़िलहाल आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप उसे देखेंगे और समझेंगे और इस बात को आगे जारी रखने का प्रयास करेंगे। अब बात कर लेंगे कि हिंदी विषय संबंधित में, तो हिंदी अपने आप में जितना लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है कि यह हमारी विषय है, बहुत आसान है, तो आसान प्रश्नों में ही बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक, अब बात करेंगे कि जो प्रश्न आपको पुलिस की परीक्षाओं में बड़ा आसान लग रहे थे, आप हो सकता है कि घर पे आके मिलाए हों तो मानवीय भूल की वजह से उसमें त्रुटियां मिल जा गई हों। यही मानवीय भूल को दूर करने के लिए एग्ज़ाम पूर्व आपको प्रैक्टिस कराया जाता है, समझाया जाता है, आपको अनुभव दिया जाता है कि इन प्रश्नों पर आप बेबाकी के साथ घर पे अच्छे से तैयारी कर लें, जिससे आपको कोई समस्या न हो। अब अगर बात कर लेंगे हिंदी विषयों संबंधित में, तो कुछ टॉपिक्स में जैसे मान लीजिए कि हिंदी विषय के टॉपिक में बात करेंगे तो 2 प्रकार के फॉर्म में सवाल बने हुए थे और आते ही हमेशा आते हैं। बताए थे कि एक जो होता है वह सामान्य हिंदी से प्रश्न बनता है, सामान्य हिंदी से प्रश्न बनता है जिसमें आपको व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
और दूसरा जो टॉपिक होता है, दूसरे हिंदी का जो सेक्शन होता है, जो प्रश्नों की संख्या कम होती है, कुछ ही प्रश्न आते हैं लेकिन 1 या 2 नंबर के प्रश्न में ही आपको पुटअप करने का, आपको प्रश्न बनाने का उम्मीद होती है। ठीक है, तो साहित्य हिंदी से संबंधित प्रश्न के जो आप हैं उसमें से आपको लेखक, रचना एवं कवि के नाम संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 2 टॉपिक के बाद की बात करेंगे तो जो व्याकरण संबंधित प्रश्न है उसमें, व्याकरण संबंधित प्रश्न में जो सवाल बनते हैं वह समझ लीजिए कि टोटल आपकी वर्णमाला पे आधारित होते हैं। किस पे आधारित होते हैं? वर्णमाला पे आधारित होते हैं, जिसमें वर्णमाला से संबंधित क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वह, अब देखिए, वर्णमाला, वर्ण से सुसज्जित क्रम का रहेगा, और वर्ण से अक्षर, अक्षरों को मिलाएंगे तो शब्द, शब्द को मिलाएंगे तो वाक्य, वाक्यों की शुद्ध अशुद्ध एवं शब्दों के तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे, कुछ प्रश्न ऐसे बच्चे पूछते हैं कि सर जो मुहावरे और लोकोक्ति होते हैं उसमें क्या पैटर्न होता है। तो जो मुहावरे और लोकोक्ति होते हैं वो एक वाक्यांश का हिस्सा होता है, जो व्याकरण के वर्णमाला से जुड़े हुए प्रश्नों के संबंधित जैसे वाक्यांश का हिस्सा होता है, जो शब्द को वाक्य प्रयोग के रूप में बताया जाता है। जैसे आपने कोई मुहावरा सुना होगा, 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होना तो मुहावरा हो गया, लेकिन इसका वाक्य प्रयोग जब पूछेगा तो वही होता है कि चोर सिपाही को देखकर 9 2 11 हो गया, यह वाक्य प्रयोग हो गया। ठीक है, उसी तरीके से सामान्य हिंदी संबंधी व्याकरण, साहित्य हिंदी संबंधी लेखक, रचना एवं कवियों के नाम से बारे में चर्चा किया जाएगा। हिंदी की संपूर्ण क्लासेस के लिए संबंधित आप प्रत्येक दिन वीडियो को आप देखेंगे तो उम्मीद है कि आप रेगुलर स्टेप बाय स्टेप पूरी क्लास आपको बताई जाएगी। लाइव क्लास चलती है तो उसमें आपके प्रश्नों को भी हम लेके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब बात करते हैं कि सामान्य हिंदी से संबंधित जो व्याकरण के प्रश्न हैं, जो वर्णमाला संबंधित हैं, उससे पहले हमको यह जानना होगा कि हिंदी विषय जो है वो हमारी आधिकारिक विषय कब बनी, जारी कब हुआ। जिस तरीके से हमारे सभी बातों को जानने के लिए सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान में उसका प्रावधान है कि नहीं, तो श्योर है कि संविधान में प्रावधान की ये बात रखी गई है। अर्थात जब सरकार ने हिंदी को वर्चस्व देने की बात की गई कि हम बोलें, पढ़ें, लिखें, इसलिए कि आप सभी लोगों को पता है इससे पहले ब्रिटिशों का सरकार सेवा थी। ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि वो अपनी बातों को अंग्रेजी में प्रस्तुत करते थे। अंग्रेजी को ही लोग आजकल जिस तरीके से बोलने, पढ़ने, लिखने में बड़ा अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, जबकि हिंदी अपने आप में सुसज्जित, परिमार्जित और एक क्लिष्ट विषय भी है। जबकि आप वो उसे शुद्ध रूप से अगर आप जानेंगे, बोलेंगे तो आपको बहुत ही प्रिय लगेगा। लेकिन हम शुद्ध रूप से नहीं बोलते, हम लोग पंचमेल खिचड़ी विषयों को मिलाकर बोलते हैं। अब बात करेंगे कि जिस तरीके से हिंदी संबंधित सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, जैसे कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लें। जैसे मान लीजिए सवाल बन जाए, पिछली एग्जामों में पुलिस की परीक्षाओं में बना हुआ था, ठीक है, कि रंगभूमि किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। यामा रचना पे महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। ऐसे ही अलग अलग भारत भारती सम्मान, पत्र पत्रिका संबंधित सम्मान, ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जामों में बहुत बार बने हुए हैं, आते रहते हैं। उम्मीद है कि आने वाली अगली परीक्षाओं एसएससी जीडी, अब देखिए क्लास सिर्फ एसएससी जीडी ही नहीं, आप हिंदी विषय जिस परीक्षाओं में आए, चाहे वह ट्यूबवेल ऑपरेटर हो, रेडियो ऑपरेटर हो, या एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, राजस्व विभाग का लेखपाल की परीक्षा हो, या अन्य कोई भी वनडे एग्जामिनेशन होता है इसमें हिंदी पूछ रहा है, तो उसके लिए अलग से कोई सिलेबस नहीं है। यही सारे टॉपिक आपको उस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लगातार प्रश्न बनते रहते हैं। विलोम, पर्यायवाची
इस सारे प्रश्नों के लिए कुछ टॉपिक, कुछ प्रैक्टिस आपको करा दिया जाएगा, लेकिन आपके लिए विषय है कि आप विलोम रोज़ एक पैटर्न बनाइए कि हम रोज़ 2 ठो विलोम पढ़ेंगे, 2 पर्यायवाची पढ़ेंगे, 2 अनकार्थी पढ़ेंगे। तो अगर आप रोज़ पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम अगर 2 महीने में होते हैं, 1 महीने में होते हैं, तो आपके पास 2 अगर तैयारी करते हैं तो 30 दूनी के 60 आपके पास अधिकतम आपके द्वारा बनाए गए खुद हो सकते हैं, अर्थात आप आसानी से उस चीज़ को गेन कर सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ टॉपिक से संबंधित कि हिंदी संबंधित में हिंदी का आविर्भाव कहाँ से हुआ। संवैधानिक प्रावधान की अगर बात कर लेंगे तो हिंदी आधिकारिक रूप से हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में जानते हैं, जबकि वास्तव में हमारी राज्य भाषा है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान के अनुच्छेद 343 में 14 सितंबर को 1949 को पहली बार यह लागू किया गया था। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। परीक्षाओं में सवाल आ भी जा चुका है कि 14 हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो कब मनाते हैं। तो पिछले एग्जाम PET का एक परीक्षा होता है, उसमें भी ये सवाल पूछे जा चुके हैं। इसके बाद से अन्य जितनी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी लगभग ये सवाल आ ही जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो सवाल होगा 14 सितंबर। अगर इसका कारण कोई पूछेगा तो आप यही बताएंगे कि 14 सितंबर 1949 को प्रत्येक वर्ष को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष हिंदी को 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अनुच्छेद की बात करेंगे 343 है। इन सभी बातों पे आगे चर्चा हम करेंगे। उसके बाद संवैधानिक प्रावधान में जो हमारी हिंदी भाषा है वह जब हिंदी भाषा को जब दर्जा दिया गया था तो उसी तरह के संविधान में अब तक कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया जा चुका है। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख वर्तमान में है और 18 बोलियों का उल्लेख किया गया है। अब 22 भाषा का उल्लेख तो बता दिया गया कि 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। भाषा की उल्लेख कितना किया गया है? 22। यह वर्तमान का आंकड़ा है, यह वर्तमान का आंकड़ा है, ठीक है। अगर बात कर लिया जाए कि मूल संविधान, तो मूल संविधान में आपको कुल भाषा जो थी वह थी 14। कितनी थी? 14। और बाद में कितनी जोड़ी गई? 8। 14 और 8 कितने हो जाएंगे? 22। 8 जो भाषा जोड़ी जाने की बात की गई उसके लिए भारतीय संविधान में कुल 3 संशोधन करने पड़े थे। वह संशोधन अलग अलग समय किए गए, जिसे 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है, जिसमें अलग अलग भाषाएं जोड़ी गई थी। तो इन सभी भाषाओं के उल्लेख एग्जामों में पूछे भी जाते हैं कि मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14। कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 22। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते रहते हैं। अब सवाल बनेगा कि हिंदी को तो राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया नहीं गया। अगली कंडीशन कि भारत देश में ऐसी कौन सी भाषा है जो हम बोलते, पढ़ते, लिखते, समझते तो हैं लेकिन उसको संविधान में दर्जा नहीं मिला है। तो इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी को संविधान में दर्जा नहीं मिला है, फिर भी हम बोलते, पढ़ते, लिखते, समझते हैं। यह है भारत की रूपरेखा कि जिस भाषा को संविधान में दर्जा ही नहीं मिला उस भाषा को हम खूब विधिवत तरीके से बोलते, पढ़ते, लिखते। आप अपना सेलफोन चलाते हैं, किस में चलाते हैं? मैक्सिमम लोग अंग्रेजी में करके चलाते हैं, जबकि आपकी हिंदी भाषा में कर दिया जाए तो ऐसे लगेगा जैसे कि आप किस विचित्र फ़ोन को चला रहे हैं। अपने ही फ़ोन को लगा कितना विचित्र फ़ोन चला रहे हैं। जैसे आप कभी कभी देखेंगे कि हिंदी में अंग्रेजी में लिखा होता है सेव, और उसको हिंदी में करेंगे तो लिखा रहेगा सुरक्षित करें। ऐसा लगेगा जैसे लग रहा है कि आप किसी लाश को साइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कि हिंदी अपने आप में एक ऐसी विषय है जिसको अगर आप पूर्ण रूप से हिंदी आपको बोला जाए तो आप चीज़ों को समझ भी नहीं सकते हैं। इसीलिए हिंदी एक अपने आप में बेहतर विषय है। आप इसे बहुत ही कमज़ोर ना समझें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हिंदी है ना पढ़ना है, क्या हो जाएगा, वो तो हम जब एग्ज़ाम आएगा तो 10 दिन में पढ़ लेंगे। जबकि वही विषय आपको पास कराने में मदद करती है, रिजल्ट में आने में। अगर आप कट ऑफ में आना है तो आपको जो विषय आसान लगे उस विषय को इतना पढ़ जाइए कि एग्ज़ाम में अगर आए तो फिर ये ना कहें कि हमने पढ़ा नहीं है। इस तरीके से प्रश्न आपके एग्ज़ामों में इस विषय से पूछे जाते हैं। ठीक, कुछ लोगों का ये कहना होता है हिंदी अपने आप में बहुत आसान विषय है, वो तो बाद में पढ़ लोगे। बहुत से ऐसे हमारे
सहपाठी मित्र कहते हैं कि हिंदी आसान विषय, उसको पढ़ाने वाली कौन सी बात हो गई, इतनी आसान होती तो फिर हिंदी में कम अंक, हिंदी से संबंधित बहुत ही कम अंक गेन कर पाते हैं बच्चे, आसान के चक्कर में मानवीय भूल से गलती कर बैठते हैं। उसी तरीके से इन प्रश्नों से संबंधित आपकी बात करेंगे तो सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी से संबंधित, सामान्य हिंदी व्याकरण और वर्णमाला से संबंधित में हिंदी की बात करेंगे तो दो चीज़ें आएंगी। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है और प्राचीन भाषा कौन, सबसे प्राचीन भाषा पूछेगा तो तमिल मारिएगा, अगर पूछेगा कि प्राचीन भाषा कौन सी है तो आप बताएंगे संस्कृत। हिंदी के आविर्भाव की अगर चर्चा कर लें, ठीक, तो हिंदी के आविर्भाव में क्रम में कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, तो एक चार्ट, एक क्रम, एक डाटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे देखिएगा, हिंदी तो अपने आप सबसे पहले आई थी कौन सी विषय, संस्कृत। संस्कृत किसकी भाषा है तो आपको पता है देवों की भाषा है, देवी देवताओं की, इसलिए संस्कृत में। और संस्कृत के बताने वाले हैं कौन, तो महर्षि कौन है, पाणिनि जी, ठीक है, महर्षि पाणिनि जी। संस्कृत अपने आप में इतनी क्लिष्ट थी कि हर कोई पढ़ नहीं सका। जब हर कोई नहीं पढ़ सका तो इसको परिवर्तित किया गया, बदला गया, एक ठेठ भाषा में कहें तो बिगाड़ा गया। ठीक, सिंपल है भाई, किसी शुद्ध रूप में आप छेड़छाड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिगड़ेगा ही। बिगाड़ा गया तो उसको भाषा जो अगली आई उसे क्या नाम दिया गया, पाली। कौन सी भाषा, पाली। पाली भाषा जो है वह किस धर्म के लोग बोले जाने और उत्पत्ति किए, बौद्ध धर्म के। और आपको पता है बौद्ध धर्म के अनुयायी महोदय कौन है, तो गौतम बुद्ध। पिछले परीक्षाओं में अगर मैंने देखा हुआ है कि पिछले परीक्षाओं में सवाल आया था बुद्धम शरणम गच्छामि किस भाषा में लिखा गया है, तो वह संस्कृत नहीं है, ऑप्शन में रहेगा अभी संस्कृत, तो यह किस भाषा में, पाली भाषा में है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये तीनों पाली भाषा में लिखा गया है। पाली भाषा को भी लगभग संस्कृत की तरह ही दिखा, इसलिए हर कोई पढ़ नहीं सका। जब नहीं पढ़ सका तो संस्कृत से पाली से फिर इसको बदला गया, तो वह भाषा आपकी हो गई प्राकृत। कौन सी भाषा हो गई, प्राकृत। प्राकृत भाषा जो थी वह किस धर्म के लोग बोलने थे, जैन धर्म। किसके, जैन धर्म। जैन धर्म से दो सवाल आपके एग्जाम में बनता है, जैन धर्म संबंधित दो प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। एक आपको बनता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है। प्रवर्तक की अगर बात करेगा तो हो जाएंगे महावीर स्वामी, और जैन धर्म के संस्थापक की बात करेंगे तो ऋषभदेव। कौन आ जाएंगे, ऋषभदेव आ जाएंगे। इसके बाद से प्राकृत भाषा को भी हर कोई जब नहीं पढ़ सका तो इसको बदला गया किसमें, अपभ्रंश में। किसमें, अपभ्रंश में। अपभ्रंश भाषा का उद्भव जो हुआ वह हुआ अवहट्ट में। अवहट्ट में, और अवहट्ट से ही यह हिंदी का आविष्कार हो गया। किसका, हिंदी का। अब इस हिंदी के तीन अलग अलग क्षेत्रों में बोला जाता था। एक आपका था सौरसेनी, कौन सा है, सौरसेनी। एक आपका है मागधी, और एक है अर्धमागधी। अर्धमागधी, ठीक, यही तीन हिंदी भाषाओं के उद्भव विकास में यह काम आया। परीक्षा में मैंने देखा हुआ है, सवाल भी बना है कि इसका क्रम पूछा था एग्जाम में। क्रम पूछा था कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। तो क्रम पूछा था संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद किस भाषा का आविष्कार, उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन में ऑप्शन दे दिया, संस्कृत हुआ था, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तो कौन सा हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा। इस तरीके से इस भाषा का, किसका, हिंदी भाषा का आविर्भाव हुआ, जो हम लोग संस्कृत से ही जन्मी भाषा, इसीलिए कहा जाता है सभी भाषाओं की जननी कौन है, तो कौन सी हो जाएगी, संस्कृत हो जाएगी। तो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, उसके बाद अवहट्ट हिंदी में सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी भाषा में जोड़ा गया था। ठीक है, ये आपका हिंदी से कुछ संबंधित शॉर्ट एक मैटर जा, जिसकी वजह से आपको ये पता चले कि हिंदी का आविर्भाव, हिंदी की उत्पत्ति किस
क्षेत्र से कहाँ से हुई थी। इसके बाद से बात करेंगे, इसमें इतने टॉपिक की बात कर लेंगे। इस टॉपिक की आगे की जो क्लास है वो आपको अगले लेक्चर में रेगुलर मिलेगी। सबको चीज़ें पता हो जाएंगी कि अब क्लास रेगुलर चलने लगी है तो ठीक। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसको एक बार दोहराएंगे और पिछले आगे वाली क्लासेस के साथ लेके चलेंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा, शेयर करेंगे और उम्मीद है कि आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।